हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसको लेकर कि आखिर किसको आइसोटोप्स बोले और किसको आइसोबार बोले, है कि नहीं। पढ़ तो लेते हैं आप, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर बाद में आप भूल जाते हैं कि आइसोटोप्स कौन था और आइसोबार कौन था। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे और आपको कंफ्यूजन कभी भी लाइफ में इसको लेकर नहीं होगा। सिंपल सा ट्रिक है, समझेंगे। देखिए, आप इंग्लिश में साइंस पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आपको साइंस इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हिंदी में पढ़ना जो है, साइंस को अगर हिंदी में पढ़िएगा तो वह क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। कोई जो हिंदी में जो लिखे जाते हैं चीज़ें, वो काफ़ी टफ तरीके से लिखी जाती हैं। और हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह एक आसान लैंग्वेज है, ये बात भी आप जान ही रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको साइंस पढ़ना चाहिए, ये मैं अक्सर बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हर एक लोग आपको बोलेंगे। क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा, इंग्लिश का ही आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी। बुक्स वगैरह भी अच्छी जो लिखी हुई हैं वो इंग्लिश में ही लिखी हुई हैं, हिंदी में नहीं लिखी हुई हैं। लेकिन ये बात मेरा यहाँ पर बोलने का क्या मतलब बनता है, मेरा यह बात यहाँ पर ये बोलने का मतलब बनता है कि कभी कभी किसी चीज़ों का हिंदी में भी देख लिया कीजिए, ओके। हिंदी में अगर कभी कदाल किसी चीज़ों का देख लेंगे आप, तो आपको कुछ चीज़ जो है वह आसान पड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आइसोटोप्स और आइसोबार को लेकर मैं आपको बता दूं कि हिंदी में हम लोग किस प्रकार से आइसोटोप्स और आइसोबार को बोलते हैं। तो आइसोटोप्स का जो हमारा हिंदी होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, समस्थानिक, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा इसका हिंदी हो जाता है, समस्थानिक। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा इसका हिंदी हो गया। वहीं पर आइसोबार का देखें तो आइसोबार का हिंदी हमारा क्या हो जाता है, समभारिक, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में, आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप अक्सर देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन बराबर तौर पर दिया रहता है। तो जहां पर इंग्लिश नहीं समझ में आए वहां पर आप हिंदी देख लें। तो यहां से देखिए, यहां से बात क्लियर हो जाता है। सम मतलब क्या होता है, एक समान, है ना। और स्थानिक मतलब क्या हो गया, स्थान से यह रिलेटेड हो गया। तो स्थान कौन बताता है, स्थान एटॉमिक नंबर बताता है किसी सब्सटेंस का। तो आइसोटोप्स किसको हम कहेंगे, जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो। तो भैया अलग क्या हुआ इसमें अलग होगा मास, ठीक है, डिफरेंट मास यूनिट, ठीक है। मास और मास यूनिट में अंतर होता है, ओके। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मास यूनिट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, है ना। और मास कैसे हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आइसोटोप्स हम लोग किसको कहेंगे, वैसे कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उसका मास क्या हो, मास यूनिट क्या हो, वह अलग अलग हो, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अब जायज बात है कि मास यूनिट अलग अलग हो जाएगा तो मास भी उसका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आइसोबार की हम लोग बात करें तो आइसोबार हमारा क्या हो गया, भार हो गया ना, भारिक। तो भार कौन बता रहा है, मास बता रहा है। तो यहां पर कहने का हमारा हो जाएगा सेम मास, ठीक है। मैं मास बोलूं या मास यूनिट बोलूं, यहां पर एक ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। सेम मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर बात है, ओके। अब देख लेते हैं इसका, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लेते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर किस प्रकार से चीजें काम कर रही हैं। तो सेम एटॉमिक नंबर कहने का मतलब हो गया कि एलिमेंट जो है वह सेम ही है ना। एक एटॉमिक नंबर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ही बताता है, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब डिफरेंट एलिमेंट की चर्चा हो गई।
तो सेम एटॉमिक नंबर के हमारे मतलब सेम एलिमेंट में हमको अलग अलग मास देखने के लिए मिलता है। दो अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग मास देखने के लिए मिले जो कि एक ही टाइप के तत्व है, एक ही टाइप के एलिमेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन का ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो हम लोग यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। एक होता है C12 जो कि आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 12 होता है ना। तो एक ये हुआ, एक होता है C6 का 13 और एक हो गया हमारा C6 का 14। तो ये हमारे क्या हो गए? कार्बन के आइसोटोप्स हो गए, है ना। एक ही एलिमेंट है, तीनों का क्या है? एक ही एलिमेंट है, तो भाई तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही होगा, लेकिन मास क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका हम लोग कार्बन डेटिंग जो करते हैं ना, मतलब किसी चीज का उम्र पता लगाने के लिए, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस में हम लोग इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डेटिंग प्रोसेस में। देख लीजिए, हड़प्पा संस्कृति जो हुई, हड़प्पा संस्कृति का उम्र कैसे पता किया गया? तो इसी के मदद से पता किया गया। ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस के ही थ्रू से हड़प्पा संस्कृति का पता किया गया। और भी पुराने पेड़ वगैरह होते हैं, उनकी भी उम्र की पता की जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से उनकी उम्र का पता किया जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि कौन से आइसोटोप्स का कार्बन डेटिंग के लिए या फिर उम्र का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये वाले आइसोटोप्स का होता है। कौन से आइसोटोप्स का होता है? तो कार्बन 614 का इस्तेमाल हम लोग कार्बन डेटिंग प्रोसेस के लिए करते हैं, एज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। मैं लिख देता हूं एज कैलकुलेट। ठीक है, किसका? फोसिल्स का। ठीक है, जो चीज मृत हो गए हैं और मृत होने के बाद भी उसमें कार्बन मटेरियल है ना, तो वह कार्बन मटेरियल अपना क्या कर लेता है? धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, उसका मास जो है वह चेंज हो जाता है। तो इसी के मदद से, इसी का काउंटडाउन करके हम लोग पता कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्या होगा, उसका उम्र होगा। साथ में हम लोग ये जो 6-12 वाला हुआ हमारा, ये 6, 12 और 6 वाला हुआ, इसका हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो मास कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मास कैलकुलेशन कहने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या हुआ? तो मान लीजिए कि हमको किसी एलिमेंट का मास नापना है ना। मान लीजिए कि हमको आलू का मास नापना है, तो हम क्या करते हैं? उसको तराजू पर रखते हैं ना, और एक साइड बटखरा रखते हैं। तो एक साइड 1 kg का बटखरा रखेंगे, उसी के अनुसार आलू डालेंगे, फिर जो प्रोपोर्शन में निकलेगा उसके हिसाब से हम पता कर लेंगे कि भाई इतना आलू जो है वह 1 kg बटखरा के बराबर हुआ, यानी कि इतना आलू का मास क्या हुआ? 1 kg हुआ। तो इसी तरह बटखरा में रखने के लिए, तराजू में रखने के लिए हमको कोई एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ना, कि हम नाप पाए कि भाई यूरेनियम का मास कितना होगा, सोडियम का मास कितना होगा, या किसी भी एलिमेंट का मास कितना होगा। तो हम लोग कार्बन एलिमेंट को ही, ये वाले कार्बन को, ये 6-12 वाला C को हम लोग क्या करते हैं? मास के कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रखते हैं। तो आई थिंक कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और भी कुछ आइसोटोप्स हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन सा आइसोटोप्स होता है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अब हाइड्रोजन के कौन कौन से होंगे? तो एक मास 1 वाला, दूसरा हाइड्रोजन 1 जिसका 2 हो गया, तीसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास यूनिट 3 हो गया। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार से नाम देते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रो मतलब क्या हुआ? प्रो मतलब 1 हुआ, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ड्यूट्रियम लिखते हैं। ठीक है, ड्यूट्रियम। ठीक है, तो ड्यूट्रियम लिख दिए हम लोग। इसमें ड्यूट्रियम में मैं क्या करता हूँ? ई को हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसका स्पेलिंग ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया? ड्यूट्रियम। क्लियर है?
अब 3 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं ना, ट्राई। तो इसका क्या नाम हो गया, ट्रीटियम। ठीक है, इसका हो गया ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि और भी किसी चीज का होता है क्या। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, इसकी हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स होता है वह पोलिनियम का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा जो आइसोटोप्स होता है वह किसका होता है, पोलिनियम का होता है। क्लियर है। अच्छा, और अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई इस आइसोटोप्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखिए, और भी जो आइसोटोप्स हुए उनका इस्तेमाल हम लोग मेडिकल फील्ड में भी करते हैं। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसमें, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि भैया कौन से आइसोटोप्स का हम लोग कौन कौन से मेडिकल फील्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक आता है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो इस कोबाल्ट 60 का हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैंसर के इलाज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का। अच्छा, उसके बाद आता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो गोइटोर नाम की डिजीज होती है उसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसके आइसोटोप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गोइटोर मतलब घेंगा। ठीक है, गर्दन का ये जो पार्ट होता है ये बड़ा हो जाता है ना, तो हम लोग आयोडीन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और कौन कौन सा होता है भैया, और कौन कौन सा होता है, तो और होता है यूरेनियम। ठीक है, और होता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का भी आप जानते हैं, यूरेनियम काफ़ी भारी भरकम है ना। तो यूरेनियम का हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में, एटम बम बनाने में इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हम लोग कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर एक और यहाँ पर नोट कर लेंगे, एक और नोट कर लेंगे, पोटासियम। ठीक है, तो पोटासियम का हम लोग ब्लड कैंसर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग पोटासियम के आइसोटोप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज के आइसोटोप्स होते हैं, ये बात आप समझ गए। आइसोटोप्स का हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ये भी बात आप समझ गए। ठीक है, आइसोटोप्स हम लोग किसको कहते हैं ये भी बात आप समझ गए। तो हिंदी वाला अगर आप देख लेंगे तो आपको ये चीजें जो हैं वह कभी भी नहीं गड़बड़ होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं समभारिक की ओर, यानी कि आइसोबार की ओर, कि भाई आइसोबार में अब क्या क्या चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो अब हम लोग आइसोबार्स की ओर चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आइसोबार हमारा किस प्रकार से होता है। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग आइसोबार, कौन कौन से एलिमेंट हमारे बनाते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आइसोबार समभारिक कहने का मतलब हो गया कि जिसका सेम मास हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर जैसे ही मैंने डिफरेंट कर दिया मतलब कि एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट ही अलग अलग हो गया। ओके, एलिमेंट ही अलग अलग हो गया। तो देखिए यहां पर एक है आर्गन, पोटासियम। तो देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। लेकिन इन सभी के एटॉमिक मास यूनिट जो होते हैं वह कितने होते हैं, 40 ही होते हैं। तो यह क्या हो गया, हमारा आइसोबार हो गया। क्लियर है ना। मास यूनिट जो है वो किसके कारण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। क्लियर है। तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या जो है आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम में एक ही समान है, लेकिन एटॉमिक नंबर किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें क्या है, अलग है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के ही अनुसार ये एलिमेंट अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो रिस्पॉन्सिबल है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, है कि नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके मास यूनिट के लिए वह रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। यह नेचर में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है और हम लोग अपना केमिकल रिएक्शंस का हम लोग उपयोग करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन क्यों आपको टफ लगता है? आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आप बेसिक से शुरुआत नहीं करते हैं। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। बेसिक से शुरुआत करने का मतलब क्या हुआ कि आप पहले पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए, उसके एटॉमिक नंबर को याद कीजिए, एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जा रहा है इस बात को थोड़ा सा समझ जाइए। फिर उसके एटॉमिक मास यूनिट को आप याद कर लीजिए, फिर उसका वैलेंसी निकालना याद कर लीजिए। यह 3 काम आप मात्र कर लीजिएगा तो आगे का प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको सारा काम आसान दिखाई देगा, ठीक है। आपको केमिस्ट्री ही आसान दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये 3 काम नहीं कीजिएगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट और वैलेंसी निकालना अगर आपने नहीं जाना और किस प्रकार से इन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं, यह चीज अगर आपने नहीं जाना तो आपको फिर केमिस्ट्री आगे बहुत टफ लगेगा। तो आई होप कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में देख रहे होंगे और इसके बाद वाले भी वीडियो को देख लीजिएगा। मैं अब आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में और एटॉमिक मास कैसे पता करते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक यूनिट में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। किसी भी तरह का मन में डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन से आप लिंक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।